महाराष्ट्र का जिसने बढ़ाया मान, महाराष्ट्र का जिसने बढ़ाया मान, सूरज बनकर चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम कि बना गए हमारे भारत देश का संविधान, कि बना गए हमारे भारत देश का संविधान। नमस्कार मित्रों, मैं मोना शाहू 1 मई महाराष्ट्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और आज की इस वक्तृत्व स्पर्धा का विषय दुनिया भर में महाराष्ट्र के कीर्तिमान को स्थापित करने वाले किए गए व्यक्तियों के कार्यों को उजागर करना। इस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं नहीं जानता कि उस समाज का विकास कैसे होगा जहां स्त्रियां जन्म नहीं लेगी। मैं किसी भी समाज का विकास इस बात से देखता हूं कि वहां पर स्त्रियों का विकास कितना हुआ है। उपरोक्त लाइनें ये सिद्ध कर देती है कि बाबा साहेब स्त्रियों के विकास के लिए कितने ज्यादा गंभीर थे। जब अंधकार अपनी पूरी ताकत लगाकर रोशनी को रोकने की कोशिश करता है, तब एक सूरज निकलता है, और वही कार्य बाबा साहेब ने हम स्त्रियों के लिए कर दिखाया। भारत में फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद का जब नाम भी नहीं था, उस समय बाबा साहेब ने स्त्रियों के लिए इतने काम कर दिए कि आज स्त्रियां अंतरिक्ष तक के जा पहुंची है, और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पद पर भी विराजमान है। हमारे देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, और आज वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती मुर्मू। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहेब ने किए हुए इतने कार्यों के बावजूद भी उन्हें मात्र दलितों का नेता और संविधान निर्माता तक ही सीमित रखा गया है। जिस समय महिलाओं को 4 दीवारी में कैद करके रखा जाता था, उसी समय बाबा साहेब ने कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी लीव की सुविधा कराई। जो काम अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी 1987 के दशक में कर पाया, वही काम बाबा साहेब ने हम भारतीय महिलाओं के लिए 1940 के दशक में ही कर दिखाया। भारत संविधान के समय ही बाबा साहेब ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी प्रकार का जाति और लिंग भेदभाव नहीं होगा। किसी भी स्त्री को किसी भी सुविधा से इसीलिए वंचित नहीं रखा जाएगा क्योंकि वह एक स्त्री है। जहां 1971 में स्विट्जरलैंड जैसे देश में महिलाओं को मताधिकार मिला, वहीं बाबा साहेब ने ये काम भारतीय महिलाओं के लिए संविधान निर्माण के समय ही कर दिखाया। इसके अतिरिक्त बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए भी महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए, जिसके 4 प्रमुख प्रावधान थे। सबसे पहला, हिंदू कोड बिल के जरिए बाबा साहेब ने बहुविवाद यानी कि हिंदुओं में जो एक से ज़्यादा शादियां होती थी, वो अब कोई भी पुरुष नहीं कर पाएगा, वह सिर्फ विधि विधान पूर्वक एक ही शादी कर सकता है। दूसरा प्रमुख प्रावधान था कि यदि कोई स्त्री अपने बच्चों को गोद लेना चाहती है तो वह ले सकती है। तीसरा, हर स्त्री को अपने पिता की संपत्ति में उसका बराबरी का हिस्सा मिलेगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, पहले के ज़माने में सिर्फ पुरुषों को यह अधिकार था कि वो स्त्रियों को तलाक दे सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को भी अधिकार दिया कि यदि वह तलाक देना चाहती हैं तो वह दे सकती हैं। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकत्रित करना और उसे मजबूत करना, ये सारे कार्य बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए किए। इसके अलावा भी बाबा साहेब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुर्भाग्यवश बाबा साहेब का जन्म उस कालखंड में हुआ जब हम अंग्रेजों के प्रभाव में जी रहे थे। समाज की व्यवस्था में ऐसा विष खुला हुआ था कि बाबा साहेब को जाति का छोटा माना जाता था। उन्हें कक्षा में विद्यार्थियों के साथ बैठने की अनुमति तक नहीं थी। वे कक्षा के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। पानी पीने के लिए उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कि कोई चपरासी आकर उन्हें पानी न पिलाते। उसी समय बाबा साहेब ने भेदभाव के विरुद्ध खड़ा होने का और लड़ने का दृढ़ निश्चय अपने मन में कर लिया। और यदि मैं आपसे यह कहूं कि यही बालक, जिसे कक्षा में बैठने नहीं दिया, जिसे पानी पीने तक अनुमति नहीं थी, वे आगे जाके 9 भाषाओं के ज्ञाता बने। 32 डिग्रियां थी बाबा साहेब के पास, और विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाले वे पहले भारतीय थे। इतना ही नहीं, हमारे महान भारत संविधान की समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ही थे। कहाँ वो गरीबी, असमर्थता, कक्षा के बाहर बैठना और पानी का मटका हाथ न लगाना, और कहाँ ख्याति और सम्मान का ये शिखर। अरे पर्वत, कल तक तू जिसकी लाचारी पर हंसता था, आज वो तेरी शिखर पे बैठा है बैसाखियाँ लेकर। आज वो तेरी शिखर पे बैठा है बैसाखियाँ लेकर। बाबा साहेब की उन्नति यह दर्शाती है मित्रों कि कोई अपनी आत्मबल और प्रतिभा से अपने भाग्य की रेखाएं कुछ इस तरह बदल सकता है। विद्या ही एक ऐसा धन है दोस्तों, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा हर सकता है, और आप इसे जितना भी बांटेंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और जो ये ज़रा सी बात समझ जाता है, उसके लिए बाबा साहेब जैसा बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
क्या था बाबा साहेब के पास? शून्य, कुछ भी नहीं। आज आपके पास जितना है उससे कहीं गुना कम, लेकिन विद्या ग्रहण करने की प्यास इतनी ज़्यादा थी कि उस प्यास ने उस निर्धन और दलित बच्चे को भारत जैसे महान राष्ट्र का संविधान निर्माता बना दिया। 12 से 18 घंटे बाबा साहेब रोज पढ़ते थे। और ये सिर्फ तब की बात नहीं है जब बाबा साहेब स्कूल और कॉलेज में जाया करते थे। जीवन में सफल होने के बाद भी बाबा साहेब ने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा। उनके अंतिम समय भी उनकी लाइब्रेरी में 35,000 से ज़्यादा किताबें थी। और आज हमारे घरों में या तो किताबें होती नहीं हैं या तो फिर इंटीरियर डिज़ाइन के हिसाब से रखी जाती है, जो कि पढ़ने के नहीं बल्कि दिखाने के काम आती है। दिन ब दिन टीवी स्क्रीन का साइज़ बढ़ता जा रहा है और किताबों की अलमारी छोटी होती जा रही है। दोस्तों, ये कोई पहेली नहीं है, बात पानी की तरह साफ है। बाबा साहेब अक्षरों की ताकत, शब्दों का सामर्थ्य, भाषा का बल और शिक्षा का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। बाबा साहेब के लिए कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन ये समय की सीमाएं मुझे संक्षिप्तीकरण पर मजबूर करती है। इसीलिए अंत में 2 लाइनें कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी कि इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक बादशाह बना है, और वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इतना कहकर समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। आप सभी ने मुझे बड़े धैर्य से सुना, इसीलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।